जब डूब रही थी कश्ती धर्म की, लगता दूर किनारा था, तब लेकर हाथ में धर्म ध्वजा मेवाड़ी शेर दहाड़ा था। वैसे तो भारतवर्ष का इतिहास कई महान वीरों, योद्धाओं और शक्तिशाली सम्राटों से भरा पड़ा है, लेकिन जब भी आजादी के खातिर त्याग और बलिदान की बात आती है तो हमारी निगाहें राजपूताने के मेवाड़ रियासत में जन्मे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की ओर जाती हैं, जिन्होंने अपनी तलवार की धार से हिंदुस्तान में आजादी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे इतिहास चाहकर भी भुला नहीं सकता, जिसकी वीरता का बखान सुनकर एक कायर भी योद्धा बन जाए। ऐसी महान योद्धा का सानिध्य पाकर ये हिंदुस्तान की धरती धन्य हो गई, जिनके भाले से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिसकी तलवार ने कभी पराजय का मुख देखा नहीं। यह गाथा है उस महाराणा की जिसके सामने हर भारतीय बारंबार नतमस्तक है। यह गाथा है रुद्र स्वरूप एकलिंग अवतारी महाराणा प्रताप की। तो चलिए उस महान वीर योद्धा की जीवनी को आज फिर से जीवंत करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ रियासत के सिसोदिया राजवंश में सन 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। ये तत्कालिक महाराणा उदय सिंह के और महारानी जो मेवाड़ की पटरानी थी जयवंताबाई के ज्येष्ठ पुत्र थे। मध्यकालीन कई इतिहासकार इन्हें कीका नाम से भी पुकारते हैं। भील जाति के लोग इन्हें अक्सर कीका नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि कीका नाम का शाब्दिक अर्थ बेटा होता है। भील जाति ज्यादातर मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम में निवास करती थी, तो वहाँ गुजराती भाषा का प्रभाव होने के कारण बेटा को गुजराती में कीका नाम से संबोधित किया जाता है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का बाल्यकाल ज्यादातर भीलों के सानिध्य में गुजरता है, इसलिए वे भीलों समेत संपूर्ण मेवाड़ी जनता के लाडले पुत्र थे। कहते हैं जब 1572 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का देहांत होता है तो उसके अंतिम संस्कार में वैसे तो भावी राजा जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे वहां मौजूद नहीं रहते, क्योंकि जब तक उसका राज्याभिषेक नहीं हो जाता तब तक वो अक्सर बाहर नहीं आया करते हैं, क्योंकि उसकी जान को अक्सर खतरा भी हो सकता है। कुंवर प्रताप का अंतिम संस्कार में मौजूद न होना तो समझ में आता है, लेकिन जब मेवाड़ के सेनापतियों ने देखा कि वहां जगमाल भी मौजूद नहीं है तो मेवाड़ के वरिष्ठ सेनापति उदय सिंह के दूसरे पुत्र से पूछते हैं, भाई ये जगमाल कहाँ है? तो वो कहते हैं कि जगमाल तो राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे हैं। मेवाड़ के वरिष्ठ लोगों को ये बात गले नहीं उतरी, क्योंकि अगला महाराणा तो मेवाड़ राजघराने का ज्येष्ठ पुत्र ही हो सकता है। कुंवर प्रताप के होते हुए जगमाल भावी महाराणा कैसे हो सकता है? जब मेवाड़ की जनता ने जाकर देखा तो जगमाल सिंहासन पर आरूढ़ था। यह सब देखकर जनता में विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है, क्योंकि मेवाड़ी जनता अपना भावी महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को ही बनाना चाहती थी। मेवाड़ी जनता समेत मेवाड़ के वरिष्ठ सेना नायकों की मदद से गोकुंदा की पहाड़ियों पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो जाता है। जब ये समाचार जगमाल तक पहुंचते हैं तो जगमाल राजमहल को छोड़कर मुगल शासक अकबर की शरण में चला जाता है। कहते हैं जगमाल को अकबर जहांजपुर की जागीर भी प्रदान करते हैं। दोस्तों, जब मेवाड़ के महाराणा कुंवर प्रताप सिंह थे उस वक्त मुगल साम्राज्य की बागडोर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पास थी। अकबर महत्वाकांक्षी सुल्तान था। वह सल और बल किसी भी पद्धति के माध्यम से संपूर्ण हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहता था। उसकी साम्राज्यवादी नीति के चलते उसने राजपूताने से श्रुति समस्त आसपास के इलाकों को अपने कब्जे में कर लेता है। आमेर पर विजय के उपरांत उसकी दृष्टि अब संपूर्ण राजपूताने पर थी, और वैसे भी उस समय चित्तौड़ का सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि यहीं से होकर गुजरात जाने का रास्ता भी सुगम हो जाता है। इसलिए दिल्ली पर हुकूमत करने वाला हर सुल्तान की पहली ख्वाहिश यही होती है कि वह चित्तौड़ को अपने कब्जे में करे। अकबर सीधे तौर पर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बजाय संधि प्रस्ताव को तवज्जो देता है। इसलिए जलालुद्दीन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सामने 3 संधि प्रस्ताव भेजता है। संधि प्रस्तावों के माध्यम से अकबर की ओर से राणा जी से मान सिंह, उसके पिता भगवंत दास और अकबर के 9 रत्नों में शामिल टोडरमल से मुलाकात होती है। ये तीनों महाराणा प्रताप को मनाने में अक्सर असफल होते हैं। मान सिंह की मेवाड़ यात्रा और महाराणा प्रताप से मिलन का विचित्र वर्णन अमर काव्य वंशावली में मिलता है। संधि के सारे रास्ते विफल हो जाने के बाद राजपूत और मुगल साम्राज्य के मध्य
केवल एक ही रास्ता था, हल्दी घाटी जंग। चलिए आपको ले चलता हूँ हल्दी घाटी जंग में। दोस्तों, हल्दी घाटी की जंग दुनिया की सबसे कंट्रोवर्सी रही जंगों में से एक है, क्योंकि जंग में निर्णायक कौन जीता कहना संभव नहीं है। दोस्तों, जब मुगल सेना मानसिंह के नेतृत्व में उदयपुर की ओर बढ़ रही थी, तब हल्दी घाटी में राणा पुंजा के नेतृत्व में मुट्ठी भर भीलों ने अपने तीरों और भालों से मुगलों को अपना परिचय करवाया। दोस्तों, इस जंग की अगर दोनों सेनाओं की बात करें तो कई इतिहासकार इनकी संख्या अलग अलग बताते हैं, लेकिन इस जंग में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी अपनी किताब में लिखते हैं कि राजपूती फौज से मुगल बादशाह की फौज 4 गुना ज्यादा थी। आगे वो लिखते हैं, इस जंग में दूसरा अचंभित कर देने वाला दृश्य जो था वो था महाराणा प्रताप का रणकौशल, जो सभी में अद्वितीय था। वो आगे लिखते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को देखकर तो ऐसा लगता था मानो वो अकेले ही संपूर्ण सेना को खात्मा कर देंगे। दोस्तों, हल्दी घाटी एक पतला दर्रा था। यहाँ 20,000 सिपाहियों के सामने 80,000 की फौज खड़ी थी। साथ ही मुगल सेना के पास गोला बारूद और तोपें थी। इन तोपों को वे ऊंट पर लाद कर लाए थे। मेवाड़ी सेना के पास सैनिक तो कम थे ही, साथ ही आधुनिक तोपों और बंदूकें भी नहीं थी। लेकिन मेवाड़ी सेना के 2 ऐसे हथियार थे जो कई तोपों और मुगल योद्धाओं पर भारी थे। वे थे मेवाड़ी फौज का आत्मविश्वास और देशभक्ति। दोस्तों, राजपूतों का एक योद्धा 10 मुगलों के बराबर था। अंत में यह जंग अनिर्णायक रही। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसे महान वीर योद्धा की मृत्यु कैसे हुई। वह साल था 1596 का, जब मुगलों ने महाराणा के भय से मेवाड़ पर आक्रमण करना बंद कर दिया। तब महाराणा और उसके पुत्र जंगल में शिकार पर निकलते हैं। शिकार के दौरान उन्हें एक शेर दिखता है, तो राणा जी ने धनुष के प्रतिंछा चढ़ाई। कहते हैं कि प्रतिंछा को दिया गया बल इतना तेज था कि उस बाण ने राणा जी के पेट पर घाव कर दिया। यह घाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और एक दिन राणा जी की मृत्यु का कारण बनता है। विधाता की विडंबना को देखिए, जिस योद्धा को कई फौजें और कई दुर्दांत योद्धा एक साथ मिलकर भी नहीं मार पाए, वो इस तरह वैकुंठ पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।